हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने समाजशास्त्र की कक्षा 11वीं की पहली किताब जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, उसके बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 11वीं की समाजशास्त्र की दूसरी किताब है जिसका नाम है समाज का बोध, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे आप लोग। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी जानते हैं अच्छे से कि आपकी तैयारी में एनसीईआरटी का कितना बड़ा योगदान है। और हर हाल में आप लोग 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा। बिना एनसीईआरटी किताबों के कुछ नहीं उखड़ने वाला है, समय रहते आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए, जब आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यही रखिए आप लोग याद कि एक सब्जेक्ट को एक बार में खत्म करिए। ऐसा मत करिए कि कक्षा 6वीं की पहले सभी किताबें, आप सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ ली आप लोगों ने, फिर 7वीं की पढ़ रहे हैं, फिर 8वीं की पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप लोग इतिहास की किताबें उठा रहे हैं, भूगोल की किताबें उठा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को उठाइए और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें कवर कर लीजिए। दूसरी बात, आप लोगों को पहली बार किताब को पढ़ते समय कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है, कोई परेशान नहीं होना है। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बड़े ध्यान से, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, समझना है उसे, एक एक शब्द को आप लोगों को देखना है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी में बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। और बाकी आप लोग प्लेलिस्ट सूची को एक बार कवर कर लीजिए, देख लीजिएगा। अगर आपके यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो यहाँ हर सवाल का जवाब आपको यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसमें मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आपका भी कोई डाउट है तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और बहुत सारी क्लासें इसमें पड़ी हुई है। एनसीईआरटी से संबंधित कोई डाउट है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप भी कवर कर लीजिएगा। और इसमें भी बहुत सारी क्लासें डली हुई है। और देखिए, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या कवर पेज, समाज का बोध लिखा होगा। और इसमें अगर आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है और एक भरोसेदार ये संस्था है। और इसीलिए आप लोगों से एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है। 50 रुपए की मिलेगी आपको, बहुत कम ही कीमत रखी जाती है, देख रहे हैं आप लोग। और इसमें आप लोग देखेंगे, और ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारी प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक में हमारे उद्देश्य विद्यार्थियों को समाजशास्त्र का परिचय कराना था। और हमने समाज के उद्भव, विषय के मुख्य सरोकार और सरोकारों के अध्ययन के लिए इसके उपकरणों और पद्धतियों के बारे में चर्चा की है। समाज को समझने के अपने प्रयास के तहत समाजशास्त्र का एक मुख्य सरोकार व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को समझना है। व्यक्ति समाज में कोई कार्य करने के लिए किस सीमा तक स्वतंत्र है और किस सीमा तक बाध्य है। और इस पुस्तक में हम सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं की अवधारणाओं को जानकर इस संबंध को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति समूहों की सामाजिक संरचना में कहाँ स्थान पाते हैं और वे किस तरह कार्य करते हैं, वो सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं, वे किस प्रकार सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष करते हैं, वे भिन्न प्रकार के समाज में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष को भिन्न प्रकार से क्यों करते हैं। समाजशास्त्र के मूल प्रश्नों के उपागम को आगे बढ़ाते हुए पहली पाठ्यपुस्तक में हमने इन प्रक्रियाओं को उनके स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय रूप में नहीं देखा, और पर उन्हें सामाजिक रूप में बनते हुए देखा है। हम प्रकृतिवादियों की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं कि मानव स्वभाव से ही प्रतियोगी और संघर्ष प्रवृत्ति का होता है। और सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाओं की अवधारणा इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि समाज व्यवस्था और परिवर्तन दोनों से ही संचालित होता है। कुछ चीजें सदा समान रहती हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में पाए जाने वाले व्यवस्था और परिवर्तन हमें निरंतरता और परिवर्तन को ठीक से समझने में सहायता कर देते हैं। आगे हम समाज और पर्यावरण के मध्य इस आधारभूत संबंधों को देखेंगे और समकालीन विकासों को देखते हुए पर्यावरण की समाजशास्त्रीय समझ को आरेखित करेंगे। प्रथम पाठ्यपुस्तक में हमने समाजशास्त्र के उद्भव और इसके द्वारा आधुनिकता को समझने के लिए किए जा रहे प्रयास को जाना है। और प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में हम कतिपय मुख्य अवधारणाओं का परिचय देंगे और जिन्हें पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों ने आधुनिक समाजों की संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए विकसित किया है, तो ये भी आप लोग देखेंगे।
यहाँ हमारे विचार, यहाँ उनके सर्वांगीण विचारों को बताने का नहीं, वैसे भी उसे हमारे समय और स्थानों की सीमा में रख पाना संभव नहीं है। यह हमारे केंद्र बिंदु उनके विचारों एवं कार्यों के कुछ पक्षों को बताना ही है। हम आशा करते हैं कि इसमें हमें इन विचारकों के कार्यों के महत्व से आपको परिचित करा पाएंगे। तो ये जरूर पढ़ लिया करिएगा जो शुरुआत में दिया रहता है ना। और देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में जो समितियां हैं, जिन लोगों का योगदान है, बड़ा रिसर्च करके लिखी गई हैं, तो ये आप लोग देखेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपका ये विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो आप देखेंगे समाज में, पहले अध्याय में समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें आप लोग देखेंगे। अध्याय 2 में ग्रामीण और तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में पर्यावरण और समाज के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में आप देख लोग पश्चात समाजशास्त्री एक परिचय देखेंगे। अध्याय 5 में भारतीय समाजशास्त्री के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इस तरह से आपको 5 अध्याय पढ़ना है। कितना? 5 अध्याय। देखिए ये भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और 26 नवंबर को आप लोग देखते हैं कि संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिए। इसमें पहला चैप्टर जो आपका है उसे देख लेते हैं, एक हम लोग नजर डाल देते हैं उस पर। पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने का काम आपको ही करना है। कहीं कोई परेशानी होती है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं मुझे। देखिए ये अध्याय है 1, समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। और इसमें आप देखेंगे, चलिए देख लीजिएगा, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, कोई परेशानी नहीं होगी कहीं आपको। देखिए समाज, भारतीय समाज, और दूसरी तरफ आप देखिए ये बदलाव, देखिए फिर कहाँ से हम लोग चले थे, कहाँ पहुँच चुके हैं, ये सब आप लोग देखेंगे। एक क्रियाकलाप भी देखते रहा करिएगा। इन्हें देखोगे आप लोग तो आप लोग पढ़ते रहे, बहुत जल्दी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी, जितने जल्दी ख़त्म हो सके इन किताबों को ख़त्म करिए, फिर आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ना शुरू करिएगा आप लोग। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। क्या करना है? करना है। और ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह ये किताबें आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। परहितवाद, सिद्धांत बिना किसी लाभ के दूसरों के हित के लिए काम करना परहितवाद होता है। अलगाव, मार्क्समैन ने इस अवधारणा का प्रयोग मजदूरों को अपने श्रम और श्रम उत्पाद पर किसी प्रकार के अधिकार न होने के संदर्भ में किया है, और इससे मजदूरों की कार्य के प्रति रुचि समाप्त होने लगती है। पितिमानहीनता, दुर्खाइम के लिए सामाजिक स्थिति जहां व्यवहार को पथ प्रदर्शित करने वाले मानदंड नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति बिना सामाजिक बाध्यता अथवा पथ प्रदर्शन के रह जाता है, एक नियमहीनता की स्थिति है। पूंजीवाद, ये आप देखेंगे वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना, जहां श्रम मजदूरों द्वारा किया जाता है। श्रम विभाजन, तो कार्य का विशिष्टीकरण जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार उत्पादन प्रणाली से जुड़े होते हैं, और प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन होता है, विशेषकर पुरुषों को दिए गए कार्य तथा महिलाओं द्वारा किए गए कार्य। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम विभाजन और जटिल हो गया है। अन्य किसी प्रकार के उत्पादन की तुलना में आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। प्रभुत्वशाली विचारधारा, और आप देखिए विचार तथा मान्यता जो प्रभुत्वशाली समूहों के हितों की रक्षा करते हैं, और ऐसी विचारधारा प्रत्येक समाज में पाई जाती है जहां विभिन्न वर्गों में असमानता हो। विचारधारा की इस संकल्पना शक्ति से जुड़ती है, चूंकि वैचारिक प्रणाली विभिन्न शक्तियों को वैध बनाती है जो विभिन्न समूहों में सन्निहित होते हैं। व्यक्तिवाद,
वह सिद्धांत अथवा चिंतन जो समूह के स्थान पर व्यक्तियों की स्वायत्ता को महत्व देता है। मुक्त व्यापार उदारवाद वह राजनीतिक तथा आर्थिक नजरिया जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेपीय नीति अपनाई जाए तथा बाजार एवं संपत्ति मालिकों को पूरी छूट दी जाए। यांत्रिक एकता तो आप देखेंगे दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजन इसकी विशेषता है। चूंकि समाज के अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, वे एक दूसरे के साथ सामान्यतः समान प्रकार के अनुभव मान्यताओं से बंधे होते हैं। आधुनिकता ये आप देखें 18वीं और 19वीं शताब्दी की सामाजिक प्रक्रियाएं जो विशिष्टता, जटिलता और गत्यात्मकता के गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई है, जो वास्तव में परंपरागत जीवन से अलग थी। और सावयवी एकता दुर्खाइम के अनुसार एकता के अंतर्गत समाज व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता और दूसरों के कार्यों की महत्ता से बंधा होता है। क्योंकि यहाँ श्रम विभाजन अत्यंत जटिल होता है और लोग एक दूसरे पर अधिक से अधिक आश्रित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह उत्पाद चाहिए जिसका उत्पादन दूसरे व्यक्ति करते हैं। आर्थिक बदलाव तथा आत्मनिर्भरता के संबंध इस प्रकार की स्थिति में सामाजिक एकमतता बनाने में मदद करते हैं। सामाजिक बाध्यता हम जिस समूह अथवा समाज के भाग होते हैं वे हमारे व्यवहार पर प्रभाव छोड़ते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है। संरचना तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि किसी संगठन की बनावट और प्रतिमान पैटर्न को इंगित करता है, जो आप देखेंगे कि कुछ हद तक मानव व्यवहार को निर्देशित या बाध्य भी करता है। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी पढ़ा करिएगा, आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 11वीं की समाजशास्त्र की सोशियोलॉजी की किताब का दूसरी समाज का बोध के नाम से जो है ये भी खत्म हो जाती है। यहाँ भी आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बताइएगा, नीचे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग 12वीं की जो समाजशास्त्र की किताबें हैं उन्हें भी देख लेंगे हम लोग।